हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के बिलिंग के बारे में। अब किसी प्रोजेक्ट में बिल किस तरह का बनेगा ये ना तो मैं बता सकता हूँ ना ही आप बता सकते हैं, भले ही हमें कितने भी साल का एक्सपीरियंस हो। किसी बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स में किस तरह की बिलिंग होगी ये डिपेंड करता है कि जो आपका क्लाइंट है और जो आपके कॉन्ट्रैक्टर है उनके बीच में किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन हुआ है। बिलिंग इज ऑल अबाउट कि जो आपका क्लाइंट है वो कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह से पेमेंट करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमें उस वर्क ऑर्डर से, उस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से ही पता चलता है। तो जो आपके बिलिंग इंजीनियर होते हैं उनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका वर्क ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। उसके बिना कोई भी बिलिंग इंजीनियर आपका बिल नहीं बना सकता है, क्योंकि उसको उसके बारे में आइडिया ही नहीं होगा कि इन क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसमें क्या रेट कंसीडर करना है, क्या टर्म्स कंडीशंस हैं। ये सारी चीजें आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में मिलती हैं। तो जनाब, आज के सेशन में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आपका बिल्डिंग प्रोजेक्ट का कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन हुआ है तो उसमें किस तरह की टर्म्स कंडीशंस होती हैं एक बिलिंग इंजीनियर के लिए। जैसे आपका बिलिंग का साइकिल क्या होगा, जिसको आप बिलिंग ड्यूरेशन बोल सकते हैं, बिल कहाँ पे सबमिट करना है, किसे सबमिट करना है, कितने बजे सबमिट करना है। और इसके अलावा जो बिलिंग की और इंपॉर्टेंट टर्म्स कंडीशंस होती हैं, जैसे आपका रिटेंशन मनी हो गया, आपका लिक्विडिटी डैमेज हो गया, आपका मोबिलिजेशन एडवांस हो गया, आपका वेस्टेज से रिलेटेड आपकी क्लॉजेस हो गई, या फिर आपका रेट एक्सकलेशन की क्लॉज है जो कि रेट इंक्रीज और डिक्रीज को लेकर होती है, या फिर आपका क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को जो भी एडवांस मिल रहा है उस एडवांस रिलेटेड जो भी टर्म्स कंडीशंस है, या फिर जो आपके एक्स्ट्रा आइटम बनते हैं जिसको आप नॉन टेंडर आइटम बोलते हैं। ये सारी चीजें आज के सेशन में आपको डिटेल में सीखने को मिलेगी। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बिलिंग इज ऑल अबाउट कि आपका जो क्लाइंट है वो कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह से पेमेंट कर रहा है। अब वो पेमेंट किस तरह से कर रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा, यानी आपके एक बिलिंग इंजीनियर को कैसे पता चलेगा। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो कि क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में साइन हुआ है। तो मैं आज आपके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लेके आया हूँ, एक वर्क ऑर्डर लेके आया हूँ, वो भी इंडिया के टॉप बिल्डर्स का। आप देखेंगे हाउस ऑफ हिरन अन्नानी इंडिया के टॉप बिल्डर्स में आते हैं जो कि लग्जरी विलास और बंगलास में डील करते हैं। तो उनका एक यहाँ पे वर्क ऑर्डर है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए जो आपका क्लाइंट है वो आपका हाउस ऑफ हिरन अन्नानी है, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने किसी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है जो कि आपका आरएसपी इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो ये बहुत ही पुराना कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसमें जो आपको चीजें सीखने को मिलेंगी वो आपको नेक्स्ट लेवल की सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखेंगे, देख के ही आपको पता चल रहा होगा ये आपका एक आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है जिसमें इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके आइटम्स बनने वाले हैं वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं, और उसकी क्वांटिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपका मेजरमेंट है, यहाँ पे आपके रेट दे रखे हैं, और यहाँ पे आपका उसका अमाउंट दे रखा है। तो ये काफी बड़ा आपका एक 60-70 पेज का एग्रीमेंट है, तो उसमें काफी सारी चीजें डिटेल में दे रखी है। ये आप पूरा देखेंगे, ये आपका पूरा एक आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे आप देखेंगे आपका क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर दोनों ने यहाँ पे अपने सील साइन मारे हुए हैं। तो सबसे आखिरी में लेके चलता हूँ, जो हमारे काम की चीज होती है, जो एक बिलिंग इंजीनियर के काम की चीज होती है वो आपको मिलती है सबसे आखिरी में, ऐसे टर्म्स कंडीशंस। बाकी आप यहाँ पे देख रहे हैं वो आपका यहाँ पे बीओक्यू एक तरह से आपको दिख रहा होगा जिसमें क्या काम करना है कॉन्ट्रैक्टर को, कितनी क्वांटिटी में करना है, किस रेट से करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दे रखी हैं। मैं आपको आखिरी की टर्म्स कंडीशंस में लेके चलता हूँ। तो आप देखेंगे काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, करीब आपका 6,81,00,000 का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए आपको टर्म्स कंडीशंस लिखी हुई है कि आपकी पेमेंट की टर्म्स क्या है, ड्यू विद इन 30 डेज। यानी आप देख सकते हैं कि जो आपकी बिलिंग की साइकिल है वो आपकी 30 डेज की है, यानी एवरी मंथ आपका जो क्लाइंट है वो कॉन्ट्रैक्टर को आरए बिल सबमिट कर रहा होगा, यानी रनिंग अकाउंट बिल सबमिट कर रहा होगा, क्योंकि ये हमारा आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे आपको डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड दे रखा है। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड आपको कितना दे रखा है, शैल बी 12 मंथ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड क्या होता है, जैसे मार्केट में आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हैं, मोबाइल, टीवी, फ्रिज लेते हैं, तो उसकी वारंटी होती है 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की। सेम उसी तरह की वारंटी आपके कंस्ट्रक्शन में भी होती है। उसको हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, जो कि प्रोजेक्ट की कंप्लीट होने के बाद यानी फाइनल बिल सबमिट करने के बाद आपकी 12 मंथ की है, यानी 1 साल की है। तो 1 साल के अंदर आपके प्रोजेक्ट में कुछ भी इशू आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्टर अपने बिहाफ पे उसको रेक्टिफाई कराएगा, रिपेयर कराएगा। उसको नेक्स्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्राइस वैलिडिटी। तो द रेट शुड रिमेन फर्म टिल द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मींस इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में जो भी आपके आइटम्स दिए हुए हैं और जो उसका रेट दिया है वो आपका रेट सेम रहेगा थ्रू आउट द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब तक आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी, आपका रिटेंशन परसेंटेज, जो कि कितना है, आपका 5% है, यानी रिटेंशन मनी। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के बारे में कि आपका 12 मंथ का
डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है। अब इस डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में आपका कॉन्ट्रैक्टर चीजों को रेक्टिफाई करने आएगा, इस बात की क्या गारंटी होती है? तो इसके लिए जो आपके क्लाइंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के ईच एंड एवरी बिल में से 5% डिडक्ट कर रहे होते हैं, जो कि प्रोजेक्ट खत्म होते होते तक पूरे प्रोजेक्ट का 5% आपका रिटर्न हो जाता है। जब 5% कॉन्ट्रैक्टर का क्लाइंट के पास रहेगा तो कॉन्ट्रैक्टर आपका 4 बार दौड़ लगा के आएगा चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि अभी तक उसका पूरा बिल क्लियर नहीं हुआ है। यदि आप कॉन्ट्रैक्टर का पूरा बिल क्लियर कर देते हैं प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद, आप किसी भी तरह का रिटेंशन नहीं रखते, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपका 9-2-11 हो जाएगा, क्योंकि उसका पूरा बिल पास हो गया है। अब उसको आपसे क्या लेना देना। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में, एक वर्क ऑर्डर में किस तरह की टर्म्स कंडीशंस रहती हैं। तो जो आपकी टर्म्स कंडीशंस है वो आपकी यही रहती है, बस उसकी ड्यूरेशंस और उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी आप देखेंगे रिटेंशन मनी में कई बार आपको इस तरह की टर्म्स कंडीशंस मिल जाती हैं कि जो आपका रिटेंशन मनी आपके क्लाइंट ने 5% होल्ड किया, वो रिटेंशन मनी आपका क्लाइंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनल बिल, आपका जो क्लाइंट है वो आपका 50% आपका रिटेंशन मनी वो आपका रिटर्न कर देता है, और बाकी का जो 50% है वो आपका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की बात करता है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखेंगे एक टर्म्स कंडीशंस में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है 5% ऑफ रिटेंशन मनी शैल बी डिडक्ट फ्रॉम ईच RA बिल and 2.5% shall be refunded along with final bill on virtual completion of work and acceptance of final bill and measurement. The balance 2.5% shall be retained by the client as security against the non-employee. और देखेंगे आप, द बैलेंस 2.5% shall be retained by the client as security against the non-compliances and rectification of defect till completion of liability period, or this balance retention money shall be refunded within a 1 month of completion of maintenance period specified in a contract. मीन्स जो 5% रिटर्न किया वो आपका 2.5% आपको वापस कर देगा जब आप उसको फाइनल बिल सबमिट करेंगे। और फाइनल बिल सबमिशन को हम लोग बोल रहे होते हैं वर्चुअल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। जब कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से क्लाइंट को फाइनल बिल सबमिट किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। जब आपका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो उसको बोला जाता है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो उस समय बाकी का जो रिमेनिंग 2.5% है वो आपका क्लाइंट आपको वापस कर देगा। तो कभी कभी आपको इस तरह की टर्म्स कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो क्लाइंट को कहाँ पे बिल सबमिट करेगा, कितने बजे सबमिट करेगा, वो चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है कि द कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द बिल विद इन अ मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 9 AM टू 12 PM। मीन्स जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो आपका मंडे से फ्राइडे के बीच में आपका बिल सबमिट कर सकता है, वो भी आपका सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। इफ रिसीव्ड आफ्टर डेट द डेट विल काउंट ऑन नेक्स्ट डे। अब इस चीज का क्या मतलब है? बोले सर अगर हम 12 बजे के बाद पहुंचे क्लाइंट के ऑफिस में, 1 बजे पहुंचे, 2 बजे पहुंचे, 3 बजे पहुंचे, तो क्या कॉन्ट्रैक्टर को भगा दिया जाएगा? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसकी अहमियत को समझिए। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि 9 से 12 के बीच में आप बिल सबमिट कर सकते हैं। यदि कॉन्ट्रैक्टर आपका 1 बजे गया, 2 बजे गया, 4 बजे गया, तो क्या उसको भगा दिया जाएगा? नहीं, उसको भगा नहीं दिया जाएगा। उसका जो बिल है वो आपका सबमिट कर लिया जाएगा, लेकिन उसकी जो कंसिडरेशन है उसको नेक्स्ट डे से कंसिडर किया जाएगा। जब आप इस क्लॉज को, इस कंडीशन को आप इस कंडीशन के साथ मैच करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। किस कंडीशन के साथ मैं आपको बताता हूँ। ये देखेंगे यहाँ पे आपका एक ये कंडीशन लिखा हुआ है 10 नंबर पॉइंट में, उसके साथ आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 75% of the payment against the running bill will be made within a 7 days and balance will be made within a 30 days from the date of submission of bill। जब आप इस टर्म्स कंडीशन के साथ वो वाली टर्म्स कंडीशंस पढ़ेंगे 9 से 12 वाली, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो आफ्टर ऑल दी एप्लीकेबल डिडक्शंस जो आपका 75% बिल है वो आपका विद इन 7 डेज क्लियर हो जाएगा। यदि आप 9 से 12 के बीच में जाएंगे तो चीजें आपकी उसी दिन से काउंट हो जाएंगी, अदरवाइज आपके जो 7 डे हैं वो आपके नेक्स्ट डे से काउंट होंगे वो चीज़ है। और बाकी का जो पेमेंट है वो आपका विद इन 30 डेज आपका क्लाइंट की तरफ से क्लियर कर दिया जाएगा। और बिल कहाँ पे सबमिट करना है, तो यहाँ पे प्रॉपर क्लाइंट की तरफ से आपको एड्रेस दिया गया कि आपको इस एड्रेस पे जाके आपको बिल सबमिट करना है। बिल विल बी सबमिटेड इन ओरिजिनल कंपनी लेटर हेड और बिलिंग एड्रेस विल बी द नेम ऑफ लैक पॉइंट बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड। तो ये आपको बिलिंग एड्रेस आपको दे रखा है। और आप यहाँ पे देखेंगे एक और आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स कंडीशंस दे रखी है। आप यहाँ पे देखेंगे कि रीइंफोर्समेंट स्टील थर्ड पार्टी टेस्टिंग चार्जेस विल बी पेड एक्स्ट्रा। मीन्स आपका क्लाइंट बोल रहा है कि आप जो की साइड पे जो स्टील रीइंफोर्समेंट आ रहा है आप उसकी टेस्टिंग करवाइए और उसका जो भी चार्जेस लगेगा वो हम आपको
पे कर देंगे। और भी आप यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स कंडीशंस आपको यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे देखेंगे आपका मोबिलिशन एडवांस आपको नील दे रखा है। मोबिलिशन एडवांस आप देखेंगे तो एक प्रोजेक्ट में आपको 3 तरह के एडवांस मिलेंगे। पहले आपका मोबिलिशन एडवांस आता है, फिर आपका मटेरियल एडवांस आता है, फिर आपका टूल्स एंड प्लांट के लिए आपका मशीनरी एडवांस आता है। तो 3 तरह के एडवांस आपको एक प्रोजेक्ट में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको क्लाइंट साफ साफ बोल रहा है कि क्लाइंट की तरफ से आपको किसी भी तरह का मोबिलिशन एडवांस नहीं दिया जाएगा। तो एक कॉन्ट्रैक्टर को पहले ये सारी टर्म्स कंडीशंस समझ लेनी चाहिए अपनी टेक्निकल टीम के साथ बैठ के, उसके बाद ही उसको ये एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। यदि क्लाइंट की तरफ से मोबिलिशन एडवांस नहीं मिल रहा है तो आप इस एग्रीमेंट को डिनाई भी कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, नहीं मुझे मोबिलिशन एडवांस चाहिए, मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी स्टेबल नहीं है। तो हो सकता है आपको मिल जाए। अगर आपका क्लाइंट साफ साफ मना कर देगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है वो आपको प्रोजेक्ट देने से भी मना कर दे। तो एक बार आप बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, हो सकता है कि आपकी बात बन जाए। अब मोबिलिशन एडवांस क्या होता है? मोबिलिशन एडवांस आपका मैक्सिमम 10% होता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का, जो कि क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले दिया जाता है साइट पे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए। अब यहाँ पे जो एडवांस दिया जा रहा है वो आपको फ्री में नहीं दिया जा रहा है। जो आपको एडवांस दिए जाते हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्टर के बिल में से डिडक्ट हो रहे होते हैं। और जो भी आपको एडवांस दिया गया है वो इसलिए दिया गया है ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। जो कॉन्ट्रैक्टर आपका फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा तो प्रोजेक्ट को सही से एग्जीक्यूट कर पाएगा विद इन अ टाइम। और इस तरह से आपके और भी एडवांस होते हैं, जैसे आपका मटेरियल एडवांस है या फिर आपकी मशीनरी एडवांस है टूल्स एंड प्लांट के लिए। तो कुछ भी अगर एडवांस क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में प्रॉपर तरह से मेंशन होगा कि कितना एडवांस दिया जा रहा है, किस चीज के लिए दिया जा रहा है, और जो एडवांस दिया जा रहा है उसकी क्या टर्म्स कंडीशंस है, वो इंटरेस्ट फ्री है या फिर विद इंटरेस्ट है, और उसकी रिकवरी कैसे होगी कॉन्ट्रैक्टर के बिल में से। वो सारी चीजें आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में देखने को मिलेंगी कि एज पर कॉन्ट्रैक्टर रिक्वेस्ट द साइट अप्रूवल मटेरियल सप्लाई विल बी क्लियर्ड एंड सेम विल बी डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्टर आरएबल अगेंस्ट द सर्टिफाइड क्वांटिटी। यदि आपका कॉन्ट्रैक्टर रिक्वेस्ट करता है तो क्लाइंट आपको मटेरियल सप्लाई कर देगा और सेम चीज आपके बिल में से डेबिट हो रही होगी। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट चीज जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, वाटर शैल बी प्रोवाइडेड एट नियर पॉइंट विद इन द साइट बाय द क्लाइंट एंड एक्सटेंशन विल बी इन अ कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड। और जो आपका एक्सटेंशन है वो आपके कॉन्ट्रैक्टर की साइड में रहेगा। इसी तरह से सेम आपका पावर सप्लाई के लिए है कि पावर टू बी प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट एट नियर पॉइंट ऑन चार्जेबल बेसिस and further distribution will be done by the contractor, or as agreed space for the temporary site office labor shed store shall be provided during the construction. Next point है आपका PF settlement चालान्स must include which each and every इनवॉइस आरेबल मीन्स कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जो भी आपके बिल सबमिट होंगे उसमें आपका पीएफ स्टेटमेंट और जो भी आपके चालान है वो आपके इंक्लूड होने चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे डेट ऑफ कमिटमेंट आपका इमीडिएटली ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होना चाहिए। और आप देखेंगे ऑल वेस्टेज इंक्लूडेड इन अ कोटेड रेट एंड नो एडिशनल वेस्टेज टू बी पेड। तो जो भी आपका वेस्टेज है वो आपके रेट में इंक्लूड है, अलग से आपको कोई वेस्टेज नहीं दिया जाएगा। And final quoted rate is firm with completion of work and escalation will not be considered any circumstances। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका मोड ऑफ मेजरमेंट है वो है आपका will be as per IS 1200। जो भी आपका MB तैयार होता है बिलिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो पहला डॉक्यूमेंट बनता है वो होता है आपका मेजरमेंट बुक, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर ने साइट पे जो भी काम किया उस काम की क्वांटिटी को हम लोग बुक कर रहे होते हैं। वो कैसे बुक करना है? एज पर IS 1200। तो हम लोग अपने लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम में एज पर IS 1200 जितनी भी टर्म्स कंडीशंस होती है बिलिंग की, मेजरमेंट की और एज पर CPWD वो भी आपको सीखने को मिल रही होती है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने आपको प्रॉपर वेस्टेज का लिमिट दिया हुआ है कि आप कितना वेस्टेज कर सकते हैं। द फाइनल कोटेड रेट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल वेस्टेज। तो यहाँ पे वो आपका सीमेंट का, टाइल का, मार्बल का, कोटर स्टोन पे आपको वो अलग अलग वेस्टेज दे रहा है। अगर आप इस लिमिट्स के बियॉन्ड जाके अगर आप वेस्टेज करेंगे तो वो आपके बिल में से डिडक्शन कर रहा होगा। कितना डिडक्शन करेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप इस लिमिट के बियॉन्ड जाके चीज़ें करेंगे तो आपको डिडक्शन के लिए इन्होंने आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स कंडीशंस भी लिखी हुई है। ये देखिए, फॉर क्लाइंट सप्लाई मटेरियल रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट टू बी फर्निश्ड along with each and every bill. If the actual wastage is more than the permissible wastage, the cost of excess wastage will be debited back at the rate 1.5 times of the actual cost of material. तो ये बोल रहा है कि जो भी क्लाइंट आपको मटेरियल सप्लाई करेगा तो उस मटेरियल का कॉन्ट्रैक्टर को बिल के साथ रिकॉन्सिलेशन शीट भी सबमिट करना है, जिसमें हम लोग हिसाब किताब कर रहे होते हैं कि आपकी साइट पे कितना मटेरियल आया, आपने कितना रिसीव किया, कितना आपने कंज्यूम कर लिया, कितना आपके स्टोर में पड़ा हुआ है, कितना वेस्टेज हुआ है। और उसके बाद जो आपका वेस्टेज बियॉन्ड द लिमिट होगा उस पर आपको 1.5 टाइम्स ऑफ आपको पेनल्टी लग रही होगी। बाकी आप देखेंगे रीइंफोर्समेंट स्टील, कुछ एक्स्ट्रा स्टील रीइंफोर्समेंट हमें लगाना पड़ता है, जैसे आपके चेयर्स हो गए, आपके पिंस हो गए, स्पेसर्स हो गए। डेट बार विल बी पेड एज पर द एक्चुअल। इसका आपको अलग से पेमेंट कर दिया जाएगा।
तो इस तरह से आपको यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। और आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ बेसिक रेट दे रखे हैं, और इसके बाद यदि आपका रेट इंक्रीज होता है तो उस पर आपको एक्सकेलेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे आपको प्रॉपर फॉर्मेट दे रखा है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको किस फॉर्मेट में आपको बिल सबमिट करना है, वो सारा यहाँ पे फॉर्मेट का डिटेल आपको दे रखा है। और ये भी बोल रखा है फाइनल बिल के लिए कि जो आपका फाइनल बिल है शैल बी सेटल इन फुल विथ इन 2 मंथ, कि आपका फाइनल बिल सबमिट होने का ऐसा नहीं है कि आपने एक हाथ से बिल दिया दूसरे हाथ से आपका बिल क्लियर हो जाएगा। नहीं, क्लाइंट आपसे 2 महीने का टाइम मांग रहा है कि 2 महीने के अंदर आपका जो फाइनल बिल है वो आपका क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कंडीशंस हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इन्होंने आपको मेंटेनेंस पीरियड दे रखा है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड दे रखा है 12 मंथ का, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। और यहाँ पे देखेंगे आपको लिक्विडिटी डैमेज दे रखा है। लिक्विडिटी डैमेज आपका 0.25% पर वीक है, जो कि मैक्सिमम आपका 5% हो सकता है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का। लिक्विडिटी डैमेज यानी आपका पेनल्टी। यदि आपका क्लाइंट बोल रहा है कि आपको 1 साल में काम कंप्लीट करना है और कॉन्ट्रैक्टर 1 साल में काम कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए फिर क्लाइंट आपसे पेनल्टी लेगा, वो भी 0.25% पर वीक। और धीरे धीरे ये आपकी पेनल्टी बढ़ रही होगी, जो कि मैक्सिमम 5% हो सकती है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का। इस तरह की टर्म्स कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बिलिंग के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कितना ज़रूरी होता है और इसकी टर्म्स कंडीशंस को समझना कितना ज़रूरी होता है। अगर आपको इस तरह के सेशंस और भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।